नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हो, आ, जीवन कभी भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। जीवन कभी भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पारी हुआ वो रहा जो सफर में, लौट के आओ बच्चा जो भंवर में। पारी हुआ वो रहा जो सफर में, लौट के आओ बच्चा जो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, मैं विनय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीसीसी विनय सर पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कक्षा 10 और 12 के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा था, रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की, जिसका चैप्टर फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, अर्थात गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को उसका पार्ट 10 पढ़ाऊंगा, अर्थात लेक्चर नंबर 10 पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर के बीच में क्या रिलेशन होता है, वही चीज आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। फिर आगे उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच संबंध होता है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये एक आपका अवतल दर्पण बना हुआ है। आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग क्या हो, पॉलिश हो, और जबकि दबे हुए भाग से परावर्तन हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ये क्या है? मुख्यच्छ भैया, ये फोकस बिंदु है, ये क्या है? वक्रता केंद्र है, ये अनंत है, ये ध्रुव है, और ये M1 M2 क्या है? अवतल दर्पण का द्वारक है। ठीक है, इतना आप लोग देख लिए, ये तो आप जानते भी हैं। अब अगर हमको संबंध निकालना है R और F के बीच, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र के, सॉरी, फोकस दूरी के बीच अगर हमको संबंध निकालना है, तो सबसे पहले जो डायग्राम हम बनाए हैं उसी में कुछ चीजें करेंगे, उसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहले एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। क्या आपतित होती है भैया? मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित होती है। माना इस प्रकाश किरण का नाम AB है। क्या है? AB है। सबसे पहले जैसे जैसे मैं फिगर बना रहा हूं वैसे वैसे लिखना भी पड़ेगा, इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिए। माना अवतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण AB आपतित होती है और दर्पण के बिंदु B पर आती है। किस पे आती है? बिंदु B पर। आपको पता है कि जैसे ही प्रकाश किरण कोई दर्पण पर आती है तो वहां से परावर्तन के पश्चात लौटती है। तो प्रकाश किरण समांतर है तो ये लौटेगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी भैया? फोकस से। ये फोकस से किरण चली गई, मान लेते हैं ये कहां तक चली गई? L तक, L तक आगे चली गई। हमने इसको मान लिया कि AB प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाते हुए L तक आगे जाती है। ठीक है, अब यहां पर एक अभिलंब खींचना पड़ेगा। अब अभिलंब आप जानते हैं कि ये आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, तो अभिलंब जो खींचेंगे कहां से जाएगा? केंद्र से जाएगा। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं अभिलंब, क्योंकि आने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण I कहते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं I कहते हैं। और जाने वाली प्रकाश किरण अर्थात परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण अर्थात R कहते हैं। तो ये अभिलंब यही C से ही क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अभिलंब की परिभाषा आपको बताई थी
कि ये सी से इस बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि केंद्र से स्पर्शी पर खींची गई जो त्रिज्या होती है वो उस पर लंब होती है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बने, इसलिए ये अभिलंब है। मान लेते इस अभिलंब को हम लोग बढ़ा दिए हैं यन तक मान लीजिए आप। ये ए बी आपतित किरण, बी एल परावर्तित किरण एफ से जाती है, और बी एन अभिलंब है। कहां से जा रहा है भैया? सी से जा रहा है। तो इतना हम लोगों ने फिगर में देख लिया। यहां तक आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बताइए, ये फोकस बिंदु है, ये क्या है? ध्रुव है। एफ से, ध्यान दो भाई, एफ से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? स्मॉल एफ, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। और एफ से यहां तक की दूरी फोकस दूरी कह दिए। सी वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वक्रता त्रिज्या। ये जान लिए आप लोग। ठीक, अब इसको लिखना कैसे है? बिल्कुल आसान है, जैसे मैं बता रहा हूं आप समझिए। जो जो फिगर में आपने बनाया वही वही आपको बताना है। माना M1 M2 द्वारा का एक अवतल दर्पण है, जिस पर AB एक प्रकाश किरण आपतित होती है और वो दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है। कहां पर आपतित होती है? B पर। B से परावर्तन के पश्चात यह किरण BL दिशा में चली जाती है और F से होते हुए जाती है। कहां से? F से। ठीक है, और BN एक अभिलंब है जो बिंदु C से जाता है। इस तरीके से आपने दिखाया। और आगे बता दीजिएगा, माना कि दर्पण का ध्रुव P, फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या स्मॉल r हो तब। इतना ही केवल लिखना है। इस तरीके से फिर से समझिए कि माना M1 M2 द्वारा का एक अवतल दर्पण है, जिस पर AB एक आपतित प्रकाश किरण बिंदु B पर दर्पण के आपतित होती है, और यहाँ बिंदु B से परावर्तन के पश्चात BL दिशा में चली जाती है और वह F से जाती है, क्योंकि समांतर आने वाली किरण F से जाती है। फिर अभिलंब BN जो है C से जाता है। माना कि दर्पण का फोकस दूरी स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या क्या है? r है, और ध्रुव P हो तब। इतना लिख दिए, तब बिल्कुल आसान है। तब क्या आप बता दीजिए? फोकस दूरी हमने क्या लिया है? फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब क्या है? FP है क्या, या PF, कुछ भी कहिए। PF कितना है? स्मॉल f है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसकी? वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की पढ़ रहे हैं। वक्रता त्रिज्या मतलब PC, PC क्या है भैया? इस कैपिटल R है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया ये चीज। अब इसको निगमन कैसे करेंगे? एकदम आसान भाषा में करेंगे। देखिए, एक चीज हम जानते हैं, परावर्तन का नियम आप लोग पढ़े हैं कि परावर्तन का नियम क्या कहता है? पहले ये बताइए, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कैसे आप लोग जानते हैं? आपतन कोण बराबर परावर्तन, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। लिखना चाहे तो आप यहाँ बीच में लिख दीजिएगा, परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण है क्या भैया? इसको दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे बताइए, ABL, देखिए सॉरी ABN, देखिए ABN बीच वाला ही माना जाता है आपतन कोण। कोण ABN अर्थात I बराबर कोण क्या है? A, देखिए यहां परावर्तन मतलब NBL, NBL अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इतना हम लोगों ने देख लिया। चूंकि AB मुख्य अक्ष के क्या है? मुख्य अक्ष के भैया समांतर है। किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के समांतर है। तब आप बताइए, जब AB मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये जो BN, तब BN ये तिर्यक रेखा है, मतलब जो दोनों को काटने वाली रेखा है। ठीक है, कहते हैं ना, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो वैसे ही AB मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए AB मुख्य अक्ष के समांतर है, तो इसको BN जो है एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये वाला कोण एकांतर मतलब एक कांतर पे ये वाला कोण बराबर होंगे क्या? बिल्कुल बराबर होंगे, तिर्यक रेखा। तब आप बता सकते हैं, तब आप क्या बताएंगे कि कोण AB, देखिए ABN या C कुछ भी दिखाइए, ABN और ध्यान दिए ABN और BCP या F कुछ भी कहिए, कोण BCP क्या होंगे? बराबर होंगे।
बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे भैया, यहां दिखा दीजिए। क्या, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा। पहला यहाँ कुछ भी रटना नहीं है, आप फिगर से ही देखिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, मतलब आई और आर क्या होंगे आपस में बराबर, ये दोनों बराबर है। फिर अगर ये समांतर रेखा है इसके मुख्य अक्ष के, तो ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण का मतलब होता है जैसे ये दो लाइनें हैं काट रही है, तो एक अंतर में, मतलब यहाँ पर जो बना कोण है उसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और चूंकि हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि आई आर के बराबर है और आई ये वाले कोण के बराबर है, तो आर भी इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां हम इसको चाहे तो समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, तब हम कह सकते हैं, तब समीकरण फर्स्ट से क्या कह सकते हैं, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये वाला इसके भी बराबर होगा। तब आप बता सकते हैं कोण क्या, NBL बराबर होगा किसके, कोण BCP। देखिए BCP, तो इसका मतलब इतना आप लोगों ने देख लिया कि जब ये आपस में बराबर हो गए हैं तो कोण BCP क्या हो जाएगा, बराबर। इतना आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं मिटा के आगे बताता हूं। ठीक है, इतना आप लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 ही पॉइंट अभी तक हमने बताई, ये सब तो लिख दिया है ऐसे। सबसे पहले आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और AB मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी एकांतर कोण से बराबर होंगे। तो तीसरा कंडीशन ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसका मतलब ये भी आपस में जैसे जितना ये है उतना ये भी हो जाएगा। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक, अब आगे आइए बात करते हैं। आगे इसी में हम लोग ये देखेंगे कि आई आर के बराबर हो गया और आई इसके बराबर है, तो आर भी इसके क्या हो जाएगा, बराबर। हमने नोट कर दिया। तो यहां पर एक त्रिभुज बना, देखो BCF, त्रिभुज BC, ध्यान दीजिए BCF से ना, चूंकि कोण ये हमने दिखाया है कि कोण कौन कौन सा कोण भैया, कोण ये BCP बराबर है, कोण किसके बराबर है, कोण इसके बराबर NBL। तब आप बता सकते, जब किसी त्रिभुज के, देखिए BCF में ये वाला कोण बराबर है, तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण, जैसे इस तरीके से देखिए, मान लेते ये वाला कोण, ये वाला है R और ये वाला क्या है, C है। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होकर उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर। तो तब हम बता सकते हैं त्रिभुज BCF एक बराबर नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। असमद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन ये होता है कि उसकी दो भुजाएं भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर। जैसे ये कोण है, इसके सामने भुजा ये कोण बराबर है, तो इसके सामने भुजा ये। तब हम बता सकते हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि FC बराबर क्या हो जाएगा, FB। क्या हो जाएगा, FB। ध्यान दीजिएगा, FC बराबर FB। इतना आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब अगला कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, माना दर्पण का द्वारक, किसका, अवतल दर्पण है तो लिख लीजिएगा अवतल दर्पण। माना अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तब बिंदु अगर बहुत छोटा, मान लेते ये एकदम छोटा होता चला जाए तो ऐसा लगेगा बिंदु B किसके नजदीक जा रहा है, P पर। तब बिंदु B P के बहुत नजदीक होगा। अगर बहुत नजदीक होगा तब हम ये कह सकते हैं, तब ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हो, तब ये बता सकते हो को ये जब इसी पे आ जाएगा तो इसका मतलब जब ये यहीं आ गया और हम लोगों ने देख लिया है कि जो FB है वही फिर FP हो जाएगा या PF हो जाएगा। देखिए FB जो है वही चीज B वाला पॉइंट यहां आ जा रहा है, तो जो FB था वही FP हो जाएगा। क्या, तब आप बता सकते हैं कि FB बराबर क्या हो जाएगा, PF। मतलब जब यहीं पर ये बिंदु आ गया तो इस PF।
PF हो गया। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। कहने का मतलब यह है, पुनः समझिएगा, ये बिंदु मान लेते इसका द्वारा कितना छोटा होता चला जा रहा है कि ये बिंदु कहाँ आ गया, P पर। जब P पर आ जाएगा तो जो FB होगा वही को तो हम B की जगह P भी लिख सकते हैं, तो FP भी हो जाएगा, अर्थात ये भुजा भी आपस में क्या हो गई, बराबर हम बता सकते हैं। ठीक है, चूंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि FC जो है वो FB के बराबर है, तब FC जो होगा FP के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही आपस में क्या है, बराबर हो जाएंगे। चूंकि आप बता सकते हैं कि क्या, कि CF बराबर क्या हो जाएगा, F, या ऐसे बताइए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा भैया, समीकरण 2 से ये हो जाएगा कि FC बराबर क्या हो जाएगा, PF, क्या हो जाएगा, PF। इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि ये भुजा भी क्या हो गई, बराबर। इसका मतलब यहां से यहां तक जितना दूरी होगी वही यहां से यहां तक भी दूरी होगी। ठीक, तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब ये जो बिंदु F है, जिसको फोकस बिंदु कहते हैं, ये PC के बीच में स्थित है। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु F PC के बीच में स्थित है, बीच ना कह के इसको मध्य कहिए, मध्य में स्थित है। जब ये भैया मध्य में स्थित हो गया तब क्या कंडीशन, तब तो हमारी कहानी ही खत्म हो गई। इसको आप लोग नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं। जब वो आपकी पूरी कंडीशन यही हो गई कि क्या, जब ये हो गया कि FPC के मध्य बिंदु है, तो हम यहां ये कह सकते हैं कि जो PC होगा, ध्यान दीजिए, जो PC होगा ये इसका मध्य बिंदु है, तो इसको हम 2 अलग अलग टुकड़ों में कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि PC बराबर लिख सकते हैं FC प्लस क्या, PF, ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि समस्त दूरियां कहां से मापी जाती हैं, गोलीय दर्पण के या दर्पण के ध्रुव से। तो अब ये देखिए FC है, ये तो यहां से शुरू हो रहा था, इसको हम बदल करके इसके रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल। चूंकि हम जानते हैं कि FC बराबर क्या है, PF है, पहले भी अभी हमने बताया है। तो यहां पर PC की जगह पर, PC तो रहने दीजिए, FC की जगह पर हम लोग PF लिख देते हैं, अब प्लस यहां भी क्या कर देते हैं भैया, PF कर देते हैं। अब PC बराबर PF मिलकर 2PF हो जाएगा। आप बताइए, PC को ऊपर हमने कुछ लिखा था, PC को हमने यहाँ वक्रता त्रिज्या लिखा था, स्मॉल कैपिटल R, ये R हो गया, 2 है, 2 रहने दीजिए। और PF को क्या लिखा था, स्मॉल f, फोकस दूरी, ये f हो गया। ठीक है, R बराबर 2F, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए या फिर f को रोकेंगे तो ये हो जाएगा R/2। इसका मतलब हम ये फार्मूला सिद्ध कर लिए। आप आसानी से बता सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधे होती है। ऐसे उत्तल दर्पण में भी आएगा, लेकिन अभी हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं, इसलिए अवतल दर्पण की बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पास निष्कर्ष निकल के आया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के भैया क्या होती है, आधा। अगर वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगा। अगर वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगा। बस इतना आप लोगों ने समझ लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फिगर अगर आपको आता है तो आप आसानी से इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं जल्दी से कि आने वाली किरण थी तो अभिलंब के साथ I कोण बनाई, जाने वाली किरण अभिलंब के साथ R कोण बनाई। केवल 3 ही कंडीशन आपको यहां मुख्य रूप से याद करना है। पहला I बराबर R को, और दूसरा जो आपका एकांतर कोण बना रहा है, एकांतर कोण कौन सा भैया, ये वाला कोण देख रहे हैं ना, ये वाला कोण, इसको ध्यान दीजिएगा। और तीसरा जो ध्यान देना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि बिंदु B को कहां ला दिए हैं हम लोग, P पर। उसके बाद सारी कहानी आप खुद ही समझते चले जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने देखा। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग टेलीग्राम पे जा करके DCC विनय सर सर्च करेंगे तो वहां पर DCC विनय सर के नाम से एक चैनल आएगा टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी PDF नोट्स आपको देंगे टेलीग्राम पर ही जाएगा, तो सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका नोट्स आपको वहां पर सेंड कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।